हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चिरकुट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, जो कि है हमारा सॉल्यूशन, उसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। आज हम लोग सॉल्यूशन कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स देखेंगे। सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स में कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स दिखने वाले। तो जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है, जल्दी से शूश तक जाके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम लोग ऑनलाइन है सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's get started. Meant to become a pirate. We ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. तो गाइस, हम लोग केमिस्ट्री का आज पार्ट सेकंड देख रहे हैं। तो देख लेते हैं आज हम लोग को कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो आज हम लोग स्ट्रेंथ देखने वाले कि हमारी स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब केमिस्ट्री में स्ट्रेंथ क्या होती है। ओके, तो चलो स्ट्रेंथ किस लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ और मोलरिटी के बीच में एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन को समझने के लिए हमें स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। तो देखो, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है या क्या होता है स्ट्रेंथ के, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही जैसे कि हमारी हर न्यूमरेटर टर्म में सॉल्यूट आती है, तो अगेन सॉल्यूट और सॉल्यूशन क्या हमारे डिनोमिनेटर में आता है। तो नीचे सॉल्यूशन ऊपर सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट बोला है, तो जल्दी से बताओ कौन से टर्म से डिनोट होगा। ऑफ कोर्स डब्ल्यू से होगा ना। और वी एल लिखा है, तो वी एल क्या मतलब है इसका, वी एल का क्या मतलब है, लीटर इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा वी एल। ओके, चलो अब हम लोग को देखना है इसका रिलेशन, ठीक है। अब मेरे को मोलरिटी का फॉर्मूला बता। हम लोग ने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ रखा है अच्छे से। मोलरिटी क्या होता है, मेरे नंबर ऑफ मोल्स होता है। ये जो फॉर्मूला ये उसका है ना, हम जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो डब्ल्यू किससे डिनोट करना है, हमारे वेट ऑफ सॉल्यूट से। और एम नॉट क्या है, हमारे मोलर मास है, इनटू वी एल, वॉल्यूम इन लीटर। अब मुझे बताओ, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो मेरे स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू अपॉन वी एल। इसमें क्या आ रहा है, डब्ल्यू अपॉन वी एल आ रहा है। अच्छे से जब जहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसमें डब्ल्यू अपॉन वी एल यहाँ आ रहा है। तो अगर हम लोग डब्ल्यू अपॉन वी एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, तो ऑफकोर्स मैं उसको अगर रिप्लेस करके सिर्फ एस लिखूँ तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो अगर मैंने उसको डब्ल्यू अपॉन वी एल को स्ट्रेंथ लिखा, देखो ये रहा डब्ल्यू अपॉन वी एल, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मेरे एस का, जो कि मेरा स्ट्रेंथ है, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, तो इसको मैंने एस लिख दिया, नीचे एम नॉट बचा तो एम नॉट तो लिख दिया। ये जो है ना एस इज इक्वल टू एम इंटू एम नॉट, ये क्या आ गया, मेरे एक रिलेशन आ गया, स्ट्रेंथ का रिलेशन। अगर हम लोग को ऐसा मैं बोल दूँ कि अगर हम लोग को स्ट्रेंथ दिए, तो किसी भी कंपाउंड की स्ट्रेंथ दी है तो उसका मोलर मास तो तुम लोग निकाल ही सकते हो, कि तुम लोग को पता है मोलर मास कैसे निकालते हैं। स्ट्रेंथ दिए तो तुम उससे मोलरिटी निकाल सकते हो। येस ऑफ कोर्स हम लोग निकाल सकते हैं मोलरिटी, क्योंकि हमें उसकी स्ट्रेंथ गिवन है। मोलर मास हम लोग निकाल लेंगे, जो भी कंपाउंड है जिसकी भी निकालना है, ठीक है। और ऑफ कोर्स मोलरिटी निकाल लेंगे। अगेन अगर वाइस वर्सा देखें तो अगर आप लोग को मोलरिटी दी है तो आप स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। येस ऑफ कोर्स, स्ट्रेंथ दी है तो मोलरिटी निकाल सकते हो, मोलरिटी दी है तो स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। मोलर मास तो हम लोग को कैलकुलेट करना आता ही है, तो हाउ टू कैलकुलेट अ मोलर मास। ओके, चल ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, कैसे डिफाइन करते देखते हैं। इट इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करने का तरीका कैसे, नॉर्मलिटी को हम लोग कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। ओके, अब कैपिटल एन में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, उसको हम कैप ई क्यू से डिफाइन करते हैं, मतलब कैपिटल ई और छोटा वाला क्यू, मतलब स्मॉल लेटर वाला क्यू, अपॉन वी एल, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम इन लीटर को वी एल से डिफाइन करते हैं। अब ये देखो, इसने यहाँ जो मैंने ये लिखा है, ये वाली टर्म लिखी है डब्ल्यू, ये वाली जो टर्म है मेरी, ये किसके लिए लिखी है कि हम लोग को कैसे निकालना है। अब मैम हमको नहीं पता है कि इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करना है। इक्विवेलेंट पहली बार सुन रहे थे, इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करना है। अच्छा, तुम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, मोलरिटी में पढ़ा था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम नोट, है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है हमारे, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन एम नोट, वो होता है हमारे नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे देखना है, देखो अब मुझे क्या देखना है कि यहाँ इक्विवेलेंट कैसा होगा। तो इक्विवेलेंट क्या है, ई इज इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ डब्ल्यू अपॉन ई एम, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ई एम। ई एम क्या है मेरा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही जैसे नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे, डब्ल्यू दोनों में है, देखो सेम है डब्ल्यू। नीचे क्या मैंने उसमें मेरा मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता, तो यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। आसान रखना है तरीका, ठीक है। क्लियर हो गया कि हम लोग को कैसे याद रखना है ई क्यू। तो ये मेरी ई क्यू की वैल्यू आ गई। अब मेरे ई क्यू की वैल्यू आ गई, अगेन मैं इस फॉर्मूले में रखती हूँ, मेरा जो ये वाला फॉर्मूला है। ओके, तो इसमें अगर मैंने रखा तो क्या होगा, ई क्यू ई एम इज इक्वल्स टू
देखो अब मेरा EM क्या है यहाँ, m0 अपॉन n फैक्टर, किसका, EM मतलब इक्विवेलेंट मास। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोलरिटी को, नॉर्मलिटी को हम n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग EQ अपॉन V से डिनोट करते हैं। अगर मैंने EQ को वापस से ऐसा करा, ठीक है, कि क्या होने वाला है उसका EQ का, अगर फर्दर मैंने उसको डिस्क्राइब करा तो W अपॉन EM होगा। ये VL तो फॉर्मूले के हिसाब से है ना, ठीक है, तो इसकी सिर्फ वैल्यू रखी, किसकी, ये EQ की वैल्यू रखी है मैंने। ओके, अब मेरे को नहीं पता है कि मुझे कैसे निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैंने क्या करा, EM को कैलकुलेट करने का तरीका दिखाया। क्या तरीका होता है उसको, EM को कैलकुलेट करने का तरीका वो होता है, m0 क्या होता है हमारा, मोलर मास होता है। सॉल्यूट का मोलर मास कैसा, m0 लिखते हैं, और n फैक्टर। अब n फैक्टर को कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, कैसा रखना है, वो हम लोग देख लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ ये EM की जो वैल्यू ना, ये अगेन मैं पहले वाले फॉर्मूले में रख लूँ, जो मेरा सबसे पहला वाला फॉर्मूला है EQ अपॉन VL, उसमें मैं EQ की वैल्यू रखूँगी, ठीक है, EM के रखूँगी। चलो इसका फॉर्मूला ये जो होता है हमारा, ये फाइनल फार्मूला होता है। देखो इसमें W अपॉन m0 क्या था हमारा, W अपॉन m0 था हमारा इक्विवेलेंट सॉल्यूट की, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सॉल्यूट W अपॉन m0, ये इक्विवेलेंट सॉल्यूट। एन फैक्टर किसके फॉर्मूले से आया, कि जब हमने EM डिफाइन किया, हम लोग इक्विवेलेंट मास कैसे निकाल रहे हैं, तो मोलर मास अपॉन n फैक्टर, जो कि हम लोग ने अभी पिछली ही स्लाइड में देखा था। इधर देखो EM कैसे निकाल रहे हैं, ये रहा EM कैसे निकाल रहे हैं, ओके, m0 अपॉन n फैक्टर विच इज़ अवर इक्विवेलेंट मास, तो ये इक्विवेलेंट मास हुआ, ओके। और वॉल्यूम इन लीटर क्या है, वो तो हमारे इसमें होता ही है, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मलिटी क्या हुई, हम लोग को नॉर्मलिटी कैसे निकालना है उसको तुम लोग को पता चल गया। n निकालते हैं, जैसे हम लोग इक्विवेलेंट के लिए कैसे निकालना है, W अपॉन EM, तो ये वो हो गया, ठीक है। EM को हटा के जब हमने EN को भी डिस्क्राइब करा, तो ये m0 आ गया और n फैक्टर आ गया, और वॉल्यूम इन लीटर तो है। मतलब हम लोग को इसमें पूरे 4 फैक्टर्स की नीड है। पहला कौन सा, वेट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा n फैक्टर, तीसरा हमें किसकी ज़रूरत है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो तो हम ही नहीं निकाल सकते, और वॉल्यूम इन लीटर्स, ओके। अब मैम n फैक्टर क्या होता है, कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आगे वाली स्लाइड्स में हम वही देखने वाले हैं। देखो कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर, n फैक्टर की कैलकुलेशन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग एसिड देख सकते हैं, बेसिक के केस में देख सकते हैं, एसिड के केस में देखा है, बेस के केस में देख सकते हैं, सॉल्ट के केस में देख सकते हैं हम लोग, और चौथा क्या देख सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में भी देख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसके केस में। सबसे पहला देखते हैं इन द केस ऑफ एसिड। देखो एसिड के केस में क्या होता है, उसने जितनी भी H+ आयंस एसिडिक मीडियम में मतलब रिलीज किए, ठीक है, जितने भी H+ आयंस उसने छोड़े, वो क्या हो जाएगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन में उसने रिलीज किए, वो क्या हो जाएगा हमारा n फैक्टर। अब देखो HCl की बात की, तो अगर HCl का मैं वो देखूँ कि वो कैसे टूटता है कंपाउंड, तो H+Cl- टूटता है, ये H+ ऊपर है, ठीक है, ये H+ है, वो वाला प्लस मत मान लेना, उसकी पावर H+Cl-, ओके। तो उसका n फैक्टर क्या हुआ, इन दिस केस n फैक्टर इज 1। क्या बोला मैंने, एसिड के केस में क्या होता है कि जितने H+ आयंस एसिड में एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज हुए, ठीक है, H+ आयन जितने गिवन हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। तो ये क्या हो गया यहाँ n फैक्टर क्या हो गया हमारा 1 आया। अब जैसे H2SO4 की बात करते हैं, ठीक है, ये अगेन एक एसिड है, ठीक है, तो H2SO4 की मैं, इसने 2 H+ आयंस गिव करे मुझे, तो इसमें बताओ जब 2 H+ आयन गिव करे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कितने n फैक्टर होंगे, कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर कितने होंगे, तो कितने होंगे n फैक्टर हमारे 2 होंगे, क्योंकि उसने 2 रिलीज करे, H+ आयंस कितने रिलीज करे 2, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग क्या होगा, n फैक्टर फॉर बेस। बेस के केसेस में क्या होगा कि द नंबर ऑफ OH- आयंस गिवन बाय द बेस, मतलब कितने OH- गिवन हो रहे हैं, मतलब कितने रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, किसमें, वापस हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने NaOH का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ये हमारा बेस है, इसमें कितने OH- रिलीज हुए, तो देखो अगर NaOH में देखते हैं तो Na+OH-, ये देखो Na+, अगेन ये ऊपर वाला पावर है, ठीक है, और OH-, तो इसके केस में क्या हुआ, कितने OH- हुए, 1 हुआ ना, सिर्फ एक ही टूट रहा है, OH- आयंस कितने की वो रहे, एक सिर्फ, ओके। तो एसिड और बेस के केस में हम लोग को समझ में आया। अब हम लोग को बात करनी है n फैक्टर फॉर सॉल्ट, कितने सॉल्ट के केस में कितने टूटते हैं, किसके केस में, सॉल्ट के केस में। चलो अब मैंने यहाँ Na2CO3 का एग्जांपल लिया, विच इज़ अवर सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के केस में कितने नंबर ऑफ टोटल, मतलब कितने पॉजिटिव या नेगेटिव
मैग्नीट्यूड चार्ज लेना है हमें, ठीक है। कितना हम लोग को क्या लेना रहता है इसके केस में, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो मैग्नीट्यूड चार्ज हमें लेना रहता है। अगर इसके केस में मैं देखूँ तो ये कैसे टूटेगा, मतलब इसमें क्या होगा कि मेरे 2 पॉजिटिव आयन्स होंगे और 2 नेगेटिव होंगे, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, मतलब मुझे या तो आइदर पॉजिटिव ले लूँ या तो नेगेटिव, तो इसमें या तो 2 पॉजिटिव टूटते हैं 2 नेगेटिव, ठीक है, तो इसका एन फैक्टर 2। NaCl के केस में क्या होता है, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, +1 प्लस -1, तो एन फैक्टर क्या हो गया मेरा उस केस में 1, तो वो हो गया मेरा NaCl का केस, ठीक है। तो उसमें +1 -1, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा NF1 हो जाएगा उस केस में, किस में, NaCl में। वो अगेन क्या है हमारा एक सॉल्ट है, Na2CO3 भी सॉल्ट है और NaCl भी सॉल्ट है। तो हमने अभी तक 3 एन फैक्टर पर है, एन फैक्टर फॉर एसिड, एन फैक्टर फॉर बेस और एन फैक्टर फॉर सॉल्ट। अब जो हमारा चौथा बाकी है, फोर्थ वन, वो क्या होता है हमारा एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। ओके, अब क्या होता है इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हम किसका लेते हैं, KMnO4 का। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद ब खुद रिड्यूस भी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग KMnO4 तो सबने देखा होगा, लैब्स में जनरली टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल करें जिसमें ऐसा पिंक कलर दिखता है, कभी देखा है? अच्छा, लॉकडाउन में तो अभी तुम लोग के प्रैक्टिकल्स बंद है ना, पर पहली बैचेस ने हमने देखा था तो KMnO4 जनरली हर लैब्स में अवेलेबल रहते हैं, हमारे केमिस्ट्री वाले सारी लैब्स में अवेलेबल रहते हैं ना। तो देखो KMnO4 क्या होता है, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो खुद ही खुद रिलीज हो जाता है। आप इसको मतलब एसिडिक मीडियम में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हम लोग ऑक्सैलिक एसिड में हम इसको टाइट्रेशन जब करवाते तब हम लोग को जनरली देखने को मिलता है लैब्स में KMnO4 को, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं KMnO4 में इसमें कैसे हम लोग एन फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, मतलब ये कितना रिड्यूस होगा। देखो KMnO4 को अगर हमने रिड्यूस करा है तो ये Mn+2 में रिड्यूस होगा। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, KMnO4 का वो निकालना है कि Mn+2 इसका एन फैक्टर हमें कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलो अब हम लोग वो देख लेते हैं कि इसका कैसे कैलकुलेट करना है। KMnO4 मतलब K के ऊपर कितना चार्ज होगा, +1 होता है हमेशा, ओके। Mn के ऊपर तो हम लोग देख ही नहीं रहे, और O क्या होता है, -2 होता है मेरा, ठीक है। -2 O पे चार्ज होगा तो 4, अगर ऑक्सीजन 4 है तो -8 हुआ, -8 + 1 5 होंगे, -8। चलो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, वहाँ लिखने की जगह नहीं। KMnO4 लिया, ठीक है, ये कितना रिलीज़ कर रहा है आयंस, MnO2 रिलीज़ कर रहा है, ओके। तो चलो K पे कितना चार्ज होता है, +1, ये कितना हो जाएगा, इस पर -2 होता है, पर -4 के हिसाब से कितना हो जाएगा, -8 होगा। 4 आयन से और उस पर -2 का चार्ज है तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में Mn कितना हो गया, अगर इसकी होल टर्म की तरफ से देखें तो Mn कितना हो गया, 7। गिनो ना, -8 + 1 ऐसा गिनो तो कैसा हो जाएगा, और ये 2 आयन रिलीज कर रहा है तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 7 और 2 आयन रिलीज कर रहा है तो माइनस कर दो, 7 - 2 कितना होगा। अब इसका एन फैक्टर कितना होगा वो देखो, 5 होगा इसका एन फैक्टर। इन दिस केस एन फैक्टर इज 5। वैसे ही हमारा KMnO4 एक ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसा मतलब हमारा एग्जाम्पल है कि जो हमारी बेसिक मीडियम में भी शो करता है और न्यूट्रल मीडियम में भी शो करता है, ओके। अगेन देखो एसिडिक में तो कर ही रहा है, न्यूट्रल में भी कर रहा है और बेसिक मीडियम में भी कर रहा है, तो ठीक है। वैसे ही जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया तो वैसे ही हम लोग बेसिक मीडियम के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने हमारे एन, मतलब जितना हमारा ये रिड्यूस हो रहा है ना उतना ही हमारा एन फैक्टर होता है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा टफ जाता है तो इस पर से थोड़े से क्वेश्चन कम बनते हैं, ओके। फिर भी हमें ऐसा है कि कभी MCQ वाइज पूछ लिया, क्या पूछते हैं जनरली वो लोग, मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने पूछा कि इक्विपमेंट मास ऑफ KMnO4 मुझे बताओ, KMnO4 था, ठीक है, इधर 4 लगा लेना, ठीक है। KMnO4 मुझे बताओ इन एसिडिक मीडियम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज EM, मोलर मास अपॉन NF, मतलब एन फैक्टर। तब हम लोग को क्या करना है, तुम लोग KMnO4 का मोलर मास कैलकुलेट करना। मोलर मास कितना होता है, 158, तो मेरे ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 158, और मेरे उसका एन फैक्टर क्या होता है, एसिडिक मीडियम, एन फैक्टर क्या होता है 5 होता है, किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो मैंने 158/5 लिखा है। अब वैसे ही मैंने इसका एसिडिक मीडियम में निकाला, तुम लोग बेसिक मीडियम में निकालना और न्यूट्रल मीडियम में निकालना। इट्स होमवर्क फॉर यू, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि मेरा क्या होगा एन फैक्टर, तो मैंने तुम लोग को बता दिया, जस्ट फॉर्मूला लगाना एंड पुट द वैल्यूज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पुट द वैल्यूज, ठीक है, इन बेसिक मीडियम और इन न्यूट्रल मीडियम, ओके। तो चलो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। नॉर्मलिटी का अगर फॉर्मूले की बात करें तो मैंने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, EQ/VI हमारा फॉर्मूला होता है। फिर हम लोग ने EQ को क्या किया था, अगेन डिफरेंशिएट किया था, मतलब उसकी सारी वैल्यूज रखी थी, तो वो क्या होती है, हमारी वेट रखा हमने W, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन EM, ठीक है। EM क्या था मेरा, जल्दी से बताओ, व्हाट इज EM। EM क्या होता है मेरा,
इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वीएल, वीएल जो हमारे फॉर्मूले में था, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये EQ की वैल्यू हो गई। ओके, अब मैंने वापस इसकी वैल्यू को वापस पुट करा, किसकी, EM की वैल्यू। तो EM की वैल्यू क्या होती है, m0 अपॉन n फैक्टर, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ये रहा मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टर्ब कर रहा है तुम लोग को, तो चलो हटा देते हैं। मोलर मास अपॉन n फैक्टर, ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी EM की। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बताया था कि हमारा मोलरिटी का, नॉर्मलिटी का जो कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अब मेरे मोलरिटी का फॉर्मूला याद करो, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसमें अगेन नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कुछ ना कुछ क्या है, रिलेशन है, दिमाग लगाओ। मोलरिटी का फॉर्मूला होता था मेरा वेट अपॉन, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, वापस से क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अब देखो तुम लोग को इस फॉर्मूले में भी दिखाई दे रहा है क्या, देखो हम लोग का क्या था, ये फॉर्मूला जो नॉर्मलिटी का, उसको पढ़ो, W इंटू n फैक्टर अपॉन m0 इंटू VL। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला सेम जाए। देखो कौन कौन सी टर्म्स मैच करी, W मैच कर रहा है, m0 मैच कर रहा है और VL मैच कर रहा है। ये मोलरिटी के फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, n इजिक्वल्स टू m इंटू n फैक्टर। n फैक्टर को छोड़ के सारी टर्म्स ही वही है। कौन सी टर्म्स है कि जो हम लोग को, देखो n फैक्टर को छोड़ के हमारी सारी टर्म्स ही वही है कि जो हम लोग को चाहिए है। तो देखो n इजिक्वल्स टू m इंटू n फैक्टर। अगर आप लोग को मोलरिटी दी है तो आप लोग नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, और नॉर्मलिटी दी है तो आप लोग अगेन मोलरिटी निकाल सकते हो। तो ठीक है, यह हमारा नॉर्मलिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता है कि नॉर्मलिटी में आप लोग को n फैक्टर निकालना होता है। अच्छा चलो, अगर मैं n की वैल्यू रख दूँ और यहाँ m की वैल्यू रख दूँ, मतलब मैं नॉर्मलिटी की वैल्यू रख दूँ और यहाँ मोलरिटी की वैल्यू रख दूँ, यहाँ ये n की वैल्यू है और ये किसकी है, मेरी m की वैल्यू, n फैक्टर तो आता ही है। ठीक है हमारा, तो देखो n की वैल्यू रखी जब, तो मेरे नॉर्मलिटी के फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है EQ अपॉन VL। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन VL, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, N अपॉन VL। ठीक है, मोल्स कितने हुए हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू n फैक्टर। VL से VL कैंसिल हुआ, तो अगर मुझे इक्विवेलेंट सॉल्यूट चाहिए होता है, कभी इक्विवेलेंट निकालना हो, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है। कौन सी दो चीज़ें, सिर्फ मुझे n निकालना है, n निकालना है और NF निकालना है। मुझे सिर्फ n निकालना है और NF। n क्या है मेरा, मोल्स कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वो है मेरा m, और n फैक्टर क्या होता है मेरा, जो हम लोग ने अभी देखा ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक मीडियम के, बेसिक मीडियम के, सॉल्ट के केस में कैसा होता है, और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट में कैसा होता है। सबसे एग्जाम्पल कौन सा होता है, KMnO4। चलो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, इस वीडियो का क्या रहने वाला है। हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन कब यूज़ करते हैं, जब हमारा सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो। वैसे भी सॉल्यूट कम ही हम लोग क्वांटिटी में रखते हैं, और जब उससे भी कम हो, जो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, उससे भी बहुत बहुत कम हो, जब हम लोग क्या निकालते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड PPM, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग आगे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ आज के हमारे 3 टॉपिक्स। कौन से हमने 3 टॉपिक पढ़े, स्ट्रेंथ, नॉर्मलिटी और पार्ट्स पर मिलियन। आई होप गाइस आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे उसका ज़रूर आंसर करना। आई होप गाइस आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा यार, ऐसा अच्छा लगता है तुम लोग लाइक करके आता है। और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए केमिस्ट्री के, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी हमारी वेबसाइट पे www.cherkotstudy.in पे, तो आप लोग वहाँ से जाके नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग को ऐसा कन्फ्यूजन है कि केमिस्ट्री की वीडियोज़ कैसे देखें या कंप्यूटर साइंस की कैसे देखें, तो आप लोग हमारी वेबसाइट पर जाके कोर्स का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग सारी केमिस्ट्री की वीडियोस मिल जाएगी, सारी कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, जो सब्जेक्ट की चाहिए हो सारा कुछ मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।